हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। चलिए बच्चों, तो जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते क्या है, रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं। ये हम पढ़ चुके थे। फिर हमने पढ़ी थी बच्चों कौन कौन सी अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती है। एक कुछ हमारे पास स्लो रिएक्शंस होती है, कुछ फास्ट रिएक्शंस होती है, कुछ मॉडरेट रिएक्शंस होती है। तो केमिकल काइनेटिक्स में जनरली हम पढ़ते हैं मॉडरेट रिएक्शन के रेट को। ठीक, चलिए। अच्छा, फास्ट रिएक्शन के रेट को भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि फास्ट रिएक्शन देखो कब होता है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, यानी कि एक सेकंड के भी फ्रैक्शन में, एक सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है, यानी कि सेकंड के फ्रैक्शन में भी, पलक झपकने से भी कम टाइम लग रहा है। तो इतने कम टाइम में रिएक्शन हो रही है, इसीलिए इसके रेट को स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम स्लो रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है, जैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं तो यहाँ पर इस रिएक्शन में 2 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरीके से इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इतने टाइम के लिए हम यहाँ पर रेट को स्टडी नहीं कर सकते। हालांकि ये भी क्या है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेट बहुत ज्यादा स्लो होने की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी रेट को स्टडी नहीं करते। लेकिन मॉडरेट रिएक्शन जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या कोई भी रिएक्शन, चलिए, तो मॉडरेट रिएक्शन का रेट हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी। फिर हमने कहा था रेट है क्या, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। फिर हमने रेट की बात की थी, एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। अब अगर हम कंसेंट्रेशन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। पहले कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, फिर कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो जो कंसेंट्रेशन थी वो किस में बदल रही है, प्रोडक्ट में बन रही है ना। अगर हमने कहा कि हमारे पास ए है, सिंपली अगर हमने कहा कि ए है, ए की कंसेंट्रेशन है समथिंग 10, या मान लो समथिंग बी, ए, ठीक है। ए की कंसेंट्रेशन ए है और ए से प्रोडक्ट बन रहा है बी। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ए पूरा कंज्यूम हो जाएगा फिर जाकर के बी बनेगा। अभी तो ए क्या है, प्रोडक्ट, ए की कंसेंट्रेशन है ए, तो बी की कंसेंट्रेशन क्या होगी, 0। जब ए की कंसेंट्रेशन 0 हो जाएगी तो बी की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक, तो यानी कि क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ए जो है उसके रिएक्टेंट जो है उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो एवरेज रेट को कैसे डिफाइन करेंगे आप, जो गिवन टाइम इंटरवल पे रेट बताता है रिएक्शन का, वो हो गया हमारा एवरेज रेट। और जो एक गिवन इंस्टेंट पे रेट बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना है, या चेंज इन टाइम जो भी है। बात करते हैं यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में रिएक्टेंट के लिए माइनस आएगा, प्रोडक्ट के लिए प्लस आएगा। रिएक्टेंट के लिए माइनस क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट का अगर हम दोनों रेट में कंपैरिजन करें, इसमें और इसमें कंपैरिजन करें, तो ये क्या है, कम है। हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर रेट हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन रेट कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, रेट माइनस में नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर क्या होता है, रेट को हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लेते हैं और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये था। फिर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, जिस जो भी सेम किसकी तरह है, जो हमारा एवरेज रेट है उसी की तरह है, लेकिन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डीसी बाई डी टी। ठीक, चलो, इस तरीके से हमने समझा था कि रिएक्टेंट के लिए एवरेज रेट क्या है और प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट क्या है। ये था फॉर्मूला। अब इंस्टेंटेनियस का ग्राफ भी हम देख लेते हैं। अभी तक हमने एवरेज एवरेज रेट का तो ग्राफ देख लिया, इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफ भी देख लेते हैं। चलिए,
तो इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफ भी वैसा ही होगा जैसा क्या है, जैसा किसका ग्राफ होगा, जैसे हमारा एवरेज रेट का ग्राफ था। यहाँ पर आ जाएगी कंसंट्रेशन, यहाँ पर आ जाएगा टाइम। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट के ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट कैसा होगा, रिएक्टेंट का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो एवरेज रेट में भी तो ऐसा ही हो रहा था। यहाँ पर अलग चीज क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पर अलग चीज क्या हो रही है, देखो अगर हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस, इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। इस पर क्या करना पड़ेगा, हमें स्लोप बनाना पड़ेगा। अब वो स्लोप क्या होगी बच्चों, ये जो टेंजेंट है, स्लोप कैसी होगी, ये जो टेंजेंट है यही क्या होगी, हमारी स्लोप होगी। ठीक है, हमने कहा ये था हमारा एवरेज, ये था हमारा रिएक्टेंट का ग्राफ। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ करनी पड़ेगी, या हम क्या कह रहे हैं, इसे टेंजेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, टेंजेंट। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा हमारा, डीसी बाय dt। क्या होगा, डीसी बाय dt। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो क्या होगा, डीसी बाय dt। लेकिन कैसे, प्लस माइनस, कैसा होगा, सेम प्लस माइनस। तो बच्चों यहाँ पर भी रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, माइनस, और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, प्लस। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है बच्चों, यही हमारी क्या है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है यही क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ है। क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ है। ठीक, तो इस तरीके से फाइंड करते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। बस ग्राफ हमारा रह गया, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनता है। चलिए, तो सिंपल सी बात ये थी, ये था हमारा रिएक्टेंट का ग्राफ था ये रिएक्टेंट के लिए। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए भी होगा, सेम ऐसे ही हम उसमें करेंगे। यानी कि जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, अगर इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्लोप निकालनी पड़ेगी। ठीक, अब ध्यान ये रखने वाली बात है कि स्लोप क्या होगी, वही टेंजेंट होगी। ठीक है, कौन सी टेंजेंट, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगी, डीसी बाय dt, जहां पर सी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की बात है, तो कई बार इसे जो है बच्चों इस तरीके से भी लिखा जाता है, डी आर, यानी कि रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन है अपॉन dt। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। आर से क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, आर किसको डिनोट कर रहा है, रिएक्टेंट को। बाकी रेट हम दिखा रहे हैं स्मॉल आर से। ठीक है, स्मॉल आर से क्या दिखा रहे हैं हम, ये क्या है, रेट। चलो, इसी बात समझ में आ गई, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, अगर प्रोडक्ट के लिए करना है या रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट के लिए हमने कर लिया है, प्रोडक्ट के लिए आप खुद कर लीजिए। ठीक, चलिए अब इसे नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया जाए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर है टाइम, किस पर, सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कैसा है, सेकंड में है। यहाँ पर है कंसंट्रेशन। ठीक, अब यहाँ पर है 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ ऐसा है। 0 सेकंड में कंसंट्रेशन है 0.6, वहीं 5 सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन है 0.4।
और 10 सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर कंसंट्रेशन है 0.2। ठीक, ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ है। ये 5 सेकेंड पॉइंट, ये 0.2 10 सेकेंड। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट दो चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। एवरेज रेट एट 0 to 5 सेकेंड एवरेज रेट एट 5 to 10 सेकेंड, यानी कि 0 से 5 सेकेंड में, 0 से 5 सेकेंड दिख रहा होगा आपको, तो 0 से 5 सेकेंड में क्या निकालना है, एवरेज रेट निकालना है, और 5 से 10 सेकेंड की टाइम इंटरवल में भी क्या निकालना है, एवरेज रेट भी निकालना है। टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है, रेट कंसंट्रेशन आपको गिवन है, तो आसानी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट के आप करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए तो इसे एक बार आप खुद से कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन कराती हूँ बच्चों। ठीक है, एवरेज रेट बिटवीन 0 to 5 सेकेंड, बिटवीन 0 to 5 to 10 सेकेंड। चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन सारे फॉर्मूलेज वगैरह हम लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पर देखो टाइम इंटरवल्स दिख रहे हैं, टाइम इंटरवल हमें कहाँ पर दिख रहे हैं, एवरेज रेट में। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एवरेज रेट ही फाइंड करना है। चलिए, तो रेट यानी कि कौन सा रेट की बात हो रही है, एवरेज रेट की बात हो रही है। एवरेज रेट क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, या हम कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। इसको हम और ज्यादा कैसे डिफाइन करते हैं, रेट इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, इस तरीके से भी है ना। चलिए, तो 0 to 5 सेकेंड के बीच में हमें बताना है कि कौन सा हमारा C2 होगा, कौन सा हमारा C1 होगा। C2 कौन सा वाला होगा बच्चों, देखो ये होगा टाइम T1, तो ये होगा टाइम T2। ठीक, अब ये टाइम T1 है तो इसकी कंसंट्रेशन होगी C1, अब ये टाइम T2 है तो इसकी कंसंट्रेशन होगी T2। सिंपल सी बात है। चलो, तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, पहला वाला सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्या है, रेट इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1। अब देखो C2 कहाँ है, अब बात आ रही है बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस साइन भी तो होता है ना फॉर्मूले में, प्लस साइन माइनस साइन। अब कैसे पता चलेगा हमें प्लस साइन रखना है या माइनस साइन रखना है, हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्टेंट के लिए अगर कोई रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट ग्राफ में क्या लेते हैं हम, माइनस साइन, और प्रोडक्ट के लिए लेते हैं हम प्लस साइन। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, हमारा रिएक्टेंट है, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। रिएक्टेंट में ही कंसंट्रेशन क्या होती थी, कम होती थी, जबकि प्रोडक्ट में तो कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। C2 क्या है बच्चों, देखो C2 हमने फाइंड किया 0.4 माइनस C1 क्या है 0.6 अपॉन टाइम टेकन कितना है 5 माइनस 0, है ना। C2 माइनस C1 करेंगे, 5 माइनस 0 सॉल्व कर लेंगे तो रेट आ जाएगा हमारा। अच्छा, रेट किसके लिए बात कर रहे हैं हम, 0 to 5 सेकेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, 0 to 5 सेकेंड वाले के लिए, 0 to 5 सेकेंड। ठीक, माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 0.2, 0.2 अपॉन 5। सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा 0,
यही तो किया हमने, 0.2 था, पॉइंट हटाया, यहाँ पर आ गया 0, 2/50 यानी कि 2/25 यानी कि 0.04। ये आ गया इसका आंसर पहला वाला। अब सेकंड की बात कर लेते हैं, आपका भी ऐसे ही कुछ आया होगा। अब सेकंड की बात कर लें, सेकंड का भी सेम फॉर्मूला रेट, अब किसके लिए है लेकिन, 5 to 10 सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब हमें C2 C1 बताना पड़ेगा, है ना। तो पहली वाली कंसंट्रेशन को मिटा लेते हैं बच्चों। चलते, अब हमें बताना है 5 से 10 सेकंड के लिए, ठीक। अब देखो 5 से 10 सेकंड के, यानी कि ये होगा T1, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी C1, ये होगा T2, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो बन जाएगी C2। सिंपल, इतनी सी बात समझ में आई। चलो, तो अब क्या करना है हमें, सिंपल जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू C2 यानी कि 0.2 माइनस 0.4 अपॉन 10 माइनस 5, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, माइनस में 0.2, माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 10 माइनस 5 कर लेंगे, कितना होता है 5। यहाँ पर भी सेम, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 2 25 का, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.04। अब बच्चों बात आती है इसकी यूनिट की। अच्छा देखो, दोनों का क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, 0.04, ये भी क्या आ रहा है 0.0, सेम ही आ रहा है। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी। अब देखो यूनिट कैसे हम लिखेंगे, ऊपर क्या है कंसंट्रेशन, ऊपर क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट या तो हम मोलैरिटी कह लें, या तो हम क्या कहते हैं मोल, या हम क्या कहते हैं बच्चों मोल लीटर इनवर्स, ठीक। और इसमें अपॉन में क्या है टाइम, यानी कि सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। तो ये दोनों क्या हो सकती है, इसकी यूनिट दोनों ही है, और ठीक है, और करके ये वाली भी यूनिट है और ये वाली भी क्या है इसकी यूनिट। तो इनकी यूनिट क्या होगी बच्चों, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या हम लिख सकते हैं मोल मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे कैसे करना है, ये आप समझ गए हैं। फॉर्मूला कैसे कैसे आपको देखना है, आपको देखना है रिएक्टेंट दिया है या प्रोडक्ट दिया, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला क्या करना है, प्लस माइनस वाला देखना है अपने हिसाब से, ठीक। फिर साथ में कंसंट्रेशन टाइम कैसे आपको चेक करना है, C2 क्या होगा, C1 क्या होगा, ये भी आपको अपने हिसाब से यहाँ पर देख करके ग्राफ से ही आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर ग्राफ नहीं दिया है, सीधा आपको वैल्यूज दी हुई हैं, तो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये है इनकी यूनिट, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अगला टॉपिक क्या है, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो ये क्या है छोटे छोटे टॉपिक है, फिर हम बच्चों रेट को और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो फिर हमारा है अगला टॉपिक रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब रेट ऑफ अपीयरेंस को हम रेट ऑफ अपीयरेंस ROA भी कह सकते हैं, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हम ROD भी कह सकते हैं, ठीक ठीक। अब रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके लिए होता है। अगर हम बात करते हैं कोई रिएक्शन है, ए से क्या बन रहा है, बी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। तो जब टाइम 0 है तो ए की कंसंट्रेशन मान लेते हैं ए है, तो बी की कंसंट्रेशन क्या होगी 0 है, क्योंकि ए जब कंज्यूम होगा तभी तो जाकर के बी बनेगा, ठीक। अब किसी टाइम इनफाइनाइट हो गया है ना, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अब ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0 और बी की कंसंट्रेशन ए हो जाएगी, ठीक। यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि ए धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपेयर हो जा रहा है, यानी कि गायब हो जा रहा है, और बी देखो क्या हो रहा है, धीरे पहले 0 था, फिर देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी आ गई इसकी, है ना। यानी कि ये क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, पहले तो था ही नहीं, फिर बाद में क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे गायब हो रहा है,
ठीक, तो यानी कि बच्चों यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो किसके लिए डिफाइन होता है, रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होता है। ठीक, और जो रेट ऑफ अपीयरेंस है ना, जिसमें क्या हो रही चीजें अपीयर हो रही है, आ रही है कंसेंट्रेशन, तो वो किसके लिए डिफाइन है, वो डिफाइन है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक, चलो तो इतनी बात हमें समझनी पड़ेगी बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस से। पहला हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बारे में। ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। ठीक, चलिए तो रेट ऑफ अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस है क्या, जैसे कि हमने कहा कि ये किसके लिए डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड है। तो इट इज डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन, change in concentration of reactant upon time taken। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की, तो रेट ऑफ अपीयरेंस भी सेम है, क्या लिख देंगे यहाँ पर, इट इज डिफाइंड फॉर किसके लिए, ये तो रिएक्टेंट के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, बाकी सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। चलो सेकंड पढ़ लेते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब जैसे कि हमने कहा कि ये किसके लिए डिफाइंड है, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के लिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल्स टू प्लस change in concentration of product upon time taken। तो ये जो रेट ऑफ अपीयरेंस है ये पॉजिटिव में क्यों है और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो नेगेटिव में क्यों है बच्चों, तो ये हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा क्या होता है, टाइम, ये ग्राफ होता है कौन सा, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ होता है, वो हमें क्या बताता है, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्यों पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। ठीक है, चलिए तो क्यों है, क्योंकि जो रेट ऑफ अपीयरेंस है, रेट ऑफ अपीयरेंस से क्या हो रहा है, जीरो से क्या आ रहा है, एक कंसंट्रेशन उसकी आ रही है, इसलिए वो पॉजिटिव में है। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, वो किसी कंसंट्रेशन से जीरो की तरफ आ रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव में आते हैं। ठीक है, बाकी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे बच्चों हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।